एक बार मेरे एक इतिहास के साथी प्रोफ़ेसर से मेरी बातचीत हो रही थी और उसमें बातचीत के दरमियान मैंने कहा कि जानते हो राजा के बैठने के तख़्त को सिंहासन क्यों कहते हैं? उस पर बैठने वाले व्यक्ति को इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि ज़ाहिर है कि उसका सीना, उसका जिगर या उसका दिमाग एक शेर की तरह होना चाहिए। आप राजा बनने के लायक हैं कि नहीं, ये आपकी परिस्थितियों के साथ आपकी उनसे जूझने की योग्यता साबित करती है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, इसका एक कारण है। मैं जानता हूँ आप दूर-दराज के गाँवों से यहाँ आए हैं। अपने तमाम आपकी क्षमता के अनुसार जो संसाधन आपने जुटाए थे, उन सबको दाँव पे लगा के आप अपने और आपके माता-पिता के सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में या जद्दोजहद में बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जिसमें कहीं न कहीं डिमोटिवेट भी होते हैं। इंसान हो, लाज़मी है आपका भी निराश होना, लेकिन जब हम हैं तो हमारा दायित्व भी बनता है कि हम आपको समय-समय पे कुछ ऐसी बातें बताते रहें, जो आपको रूबरू करे जीवन के इन संघर्षों के सामने डटकर मुकाबला करने के लिए। आज एक ऐसी शख्सियत अपने साथ जुड़ी हैं, जिनको देखकर, जिनको सुनकर पढ़ते तो आप बहुत साल से आ रहे हैं, शायद थंबनेल में आपने देख भी लिया होगा, तस्वीर से आप पहचान चुके होंगे। मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूँ, जो बिल्कुल आप और मेरी तरह साधारण परिवारों से बिलॉन्ग करती हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपने जज़्बे से खुद का एक मुकाम बनाया और वो मुकाम आम आदमी की नज़र में क्लास 1 ऑफ़िसर तक पहुँचा। चलिए उन्हीं के मुँह से जानते हैं कि यात्रा में कैसे-कैसे पड़ाव आए, क्या-क्या रहा। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर लकी आहूजा मैम का। मैम आइए। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, आप ही के मुँह से सुने। सबसे पहले तो आपको मैम बधाई। छात्रों, आपको बता दूं मैम का अभी हाल ही में कॉलेज शिक्षा विभाग में सिलेक्शन हुआ है। तो आपको बहुत-बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। अब थैंक आप यू सर, थैंक यू वेरी प्रोफ़ेसर बन गई हैं, जी, है ना? थैंक यू। तो बेटा देखो, जब आपके इर्द-गिर्द का, यहाँ तक कि मैम कई बार हम देखते हैं कि अपने रिश्तेदारी में या परिवार में भी जब कोई नौकरी लगता है, तो एक बार तो इतना जोश आ जाता है, ऐसा लगता है कि अब तो इस बार मेरा चांस, वही होता है। तो आज आपका आना, आप हमारे परिवार में आए हैं, हमारे परिवार के जो साथी बच्चे हैं, इनके लिए मैं तो उम्मीद करता हूँ कि एक नया जोश जगा के जाएगा। कैसा लग रहा है प्रोफ़ेसर डॉक्टर लकी आहूजा बन के? हाँ, डेफ़िनेटली सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू वो वाली बात बिल्कुल महसूस हो रही है कि आपने बहुत लंबे समय से एक सपना देखा हो और उसके लिए काफ़ी काफ़ी प्रयास किए हों और आखिर वो सपना सफल हुआ हो। फीलिंग कोई भी बच्चा ये समझ सकता है जब आप इमेजिन करो कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अपना समय लगा रहे हैं, दिन-रात एक कर रहे हैं, वो सपना आपका पूरा हो जाए। तो बिल्कुल वैसी फीलिंग मुझे आ रही है। मैम एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ, अक्सर इस समाज का एक टेंडेंसी रहती है कि जो लाइन के दौड़ तो सभी लोग साथ दौड़ना शुरू करते हैं, हाँ, लेकिन अक्सर सारी निगाह, सारा अटेंशन उनके साथ होता है जो लाइन के उस तरफ जाने में सफल हो गए। जी। और एक बड़ा धड़ा है, बहुत बड़ी संख्या जो ये हुँ, विद्यार्थी देख रहे हैं बेचारे, हुँ, ये भी अपनी अपनी यंग एज के कीमती जो समय है लाइब्रेरी में खपा रहे हैं। जी। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप क्या कहेंगी जो सफल होने से थोड़ा-सा रह रहे हैं या अभी उस दौर से गुज़र रहे हैं? तो आप जल्द ही सफल होने वाले हैं, मैं यही कहूँगी। अगर आपने ठान लिया है, तो आप कितना भी दूरी से रहे हों, 10 नंबर से रहे हों या आधे नंबर से रहे हों, आपने अगर ठान रखा है कि मुझे ये करना है, तो आप बिल्कुल करने वाले हैं। अगर आप अपनी उन असफलताओं का सही से मूल्यांकन करेंगे और अपने आप में जो आवश्यक बदलाव है, वो लेकर के आएँगे। अच्छा, एक चीज़ है मैम, हुँ, जनरली क्या होता है, स्टूडेंट अपने जीवन में इस तैयारी के दरमियान हुँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ महसूस करता है। जब मैं जी, कोचिंग में पढ़ाता हूँ या मुझसे मिलने आते हैं तो वो कहते हैं कि हुँ, सर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जी, सर फीस कम कर दो, या सर हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास समय नहीं है। अब यहाँ दोनों तरह के विद्यार्थियों की मैं बातें करता हूँ। एक तो लड़की है, हुँ, लड़की की ये शिकायत रहती है कि सर मुझे मौका बहुत कम मिला है। देखो बिल्कुल। धरातल सच है हुँ, कि उनके पास समय कम है, हाँ जी, शादी कर दी जाती है। बिल्कुल, और लड़कों की तरफ से ये रहता है कि सर कमाने का दबाव है। बिल्कुल। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है हुँ, कि क्या आपको
आपको अपनी इस तैयारी या इस सफलता की यात्रा में आपको भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? आर्थिक स्थिति से आप बहुत मजबूत थे या कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं आप? नहीं सर, बिल्कुल मुझे ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ा जिसे अक्सर बच्चे अपना कारण बना देते हैं असफल होने का। अगर हम बात करें आर्थिक स्थितियों की, तो ये बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरी थी कि नहीं हमको भोजन उपलब्ध नहीं था, वो स्थिति भी नहीं थी। हाँ, ठीक है, भोजन पानी अच्छे से उपलब्ध था, लेकिन पढ़ने के लिए फ़ीस, अब शायद ये मैंने कभी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं बताया है, बट ग्रेजुएशन में मेरे जो ऑब्वियसली मैं महारानी कॉलेज में पढ़ने गई थी क्योंकि एडमिशन ले पाई थी वहाँ पर। बहुत कम फ़ीस होती थी, लेकिन वो फ़ीस भी मुझे अपने रिलेटिव्स में से ही किसी ने पे करके ही एडमिशन कराया था। बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, मैम का स्कूलिंग ये चाइल्डहुड से ही बहुत प्रतिभाशाली रही हैं। मैम की जो स्कूलिंग है वो नवोदय विद्यालय से हुई। अब इसका दूसरा पहलू भी है, नवोदय विद्यालय में चूंकि उस दौर में फ़ीस नहीं लगती थी, बच्चे अपनी प्रतिभा के दम पे सेलेक्ट होते थे। 6th में मैम ने एडमिशन लिया, वहाँ से स्कूलिंग पूरी करी और उस प्रतिभा के दम पे जयपुर के महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया। महारानी कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर ये पीजी में, मैम मैं गलत नहीं हूँ तो आपने डिपार्टमेंट से पीजी किया? बिल्कुल। तो इस दरमियान देखो, साइंस की जो पढ़ाई है, आप भी जानते हैं, एक व्यवहारिक सत्य है कि उसमें खर्चा बहुत लगता है। किताबें महंगी आती हैं, मटेरियल महंगा होता है। आप ग्रामीण परिदृश्य के तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो इस डर से उनके पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं कि भाई खर्चा नहीं उठा पाएंगे, सामग्री नहीं। बेटा, इस चीज़ का सामना मैम ने भी किया, ये परिस्थितियाँ इन्होंने भी देखी हैं, पर इनकी यात्रा तो नहीं रुकी। अच्छा, अब इस चीज़ में मुझे वो बात जाननी है कि जब कभी आपको ऐसा लगा, चूंकि आपने भी वो दिन देखे हैं बहुत कठिनाई वाले, तो क्या बात थी जो आपको उस समय में मोटिवेट करके रखती थी? सर देखिए, बिल्कुल बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, जैसा आपने कहा। एक समय ऐसा आया था, खासकर लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे कह दिया गया कि बस बेटा अब आपकी पढ़ाई जारी नहीं रह सकती। लेकिन ये जिद थी कि नहीं, मुझे पढ़ना ही है, भले कुछ भी करना हो। तो मैंने जब भी पढ़ाई की है, साथ में मैं पार्ट टाइम काम करती रही हूँ। लाइक पढ़ाती रही। मैं ग्रेजुएशन के दौरान से ट्यूशन लेना शुरू कर चुकी थी। मैंने अपने पूरे बीएससी एमएससी के दौरान ट्यूशन्स लिए हैं। पीएचडी के दौरान मैंने एज अ गेस्ट फैकल्टी कॉलेजेस में पढ़ाया था, एक एनजीओ में काम किया। अब क्या था जो मुझे ये सब करने के लिए तैयार कर रहा था, वो इम्पॉर्टेंट है। तो एक कहते हैं ना कि अंदर से एक इच्छा थी कि मेरी मेहनत को मैं ख़राब तो नहीं जाने दे सकती। अब तक जो मेहनत मैंने कर ली है उसको मैं ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने दूँगी, क्योंकि हाँ, पढ़ी मैं अपनी इच्छा से थी, मुझ पर दबाव नहीं था। ये बात भी एक है कि कुछ बच्चे सिर्फ दबाव में, कि क्योंकि आपको कोई कह रहा है नौकरी कर लो, अगर उस लिए पढ़ रहे हैं, तो आंतरिक अभिप्रेरणा जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं वो आप में कम रहता है। लेकिन जो बच्चे अंदर से ये ठान लेते हैं कि नहीं, मुझे ये पाना है, ये नौकरी, ये टीचर मुझे बनना है या यहाँ मुझे पहुँचना है, तो एक अंदर से आपकी इच्छा जागृत होती है अपने आप पढ़ने की, और वो इच्छा आपको आगे तक लेकर के जाने में सक्षम होती है। तो मैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कहूँगी। ये नहीं कि दो बात आपने सुन ली एक मोटिवेशनल स्पीकर की और तब तो आप बहुत जोश में आ गए और फिर आप उठ ही नहीं पा रहे। तो आपने टाइम टेबल बनाया, उस टाइम टेबल का 50% भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे, तो कमी आप में है, परिस्थितियों में नहीं। ये जो बात है, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि ये मान के चलो, मेरा भी इस फील्ड में काफ़ी तजुर्बा हो गया, 10-15 साल का। तो एक बहुत बड़ी संख्या, लगभग 80% लोग यहाँ सरेंडर कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या वास्तविक मोटिवेशन। एक बार मैं क्लास में ऐसे पढ़ाते वक्त बोल रहा था, बाद में किसी बच्चे ने वो रील बनाई और काफ़ी वो आगे चली भी। वहाँ मैं भी यही बात कह रहा था कि मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन अंदर से आता है। आपकी क्या चीज़, अब यहाँ देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान से समझिए। मैम को एक चीज़ था, एक जो है कैटालिस्ट था इनका, उत्प्रेरक जो रहा, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि यार मेरा भी तो कोई वजूद है, मैं खुद करना चाहती हूँ। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। आप अब्राहम मास्लो की आवश्यकताओं का उच्च नीच क्रम पढ़ते हैं, बेसिक नीड थ्योरी, उसमें भी वो कहता है कि हमारी आवश्यकताओं में सबसे उच्च दर्जे की जो आवश्यकता है वो यही होती है बेसिक नीड में, कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। मुझे मैम एक और कोटेशन याद आ रहा है वोल्टेयर का, कि वो कहते थे कि हमारा इस दुनिया में आना इस बात का सबूत है कि कुछ है जिसके लिए हम आए। एक्चुअल में मनोविज्ञान में इसे
मीनिंग ऑफ लाइफ रोलो में ने कहा है, एक्चुअली सिमिलरिटी ऑफ कंसेप्ट्स है। Yes. तो रोलो में कहते हैं कि अगर आपने जीवन पाया है, आपकी एग्जिस्टेंस है, तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ तो बिल्कुल है। अच्छा, दूसरा एक और चीज भी इसको घटा सकते हो, आप आध्यात्मिक हैं यार। एक तरफ तो आप कहते तो हो कि हमें, मैम को, आपको, सबको भगवान ने बनाया है। अरे तो बनाने वाला मूर्ख थोड़ी होगा, उसका डिसीजन गलत तो नहीं रहा बिल्कुल होगा। नहीं। उसने आपको बना के यहाँ इस लाइब्रेरी में बैठाया, टीचर का फॉर्म भरवाया, तो वो कुछ चाहता है ना, तो उसको अपना पहचानिए। अच्छा, दूसरा मेरा सीधा सवाल कि ठीक है, आपने बहुत बेहतरीन बात यहाँ पे बताई कि हर परिस्थिति से लड़ने के लिए एक वजह दो। वो वजह हो सकता है आपकी धुआं में अंधी होती माँ की आंखें हो सकती हैं, वो वजह हो सकता है आपके पिता के मैले कुचले कपड़े हो सकते हैं, और वो वजह हो सकता है उन रिश्तेदारों के ताने भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसियों के ताने। यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। ये ताना मुझे भी दिया गया क्योंकि मैं पीएचडी कर चुकी थी एंड मैंने ग्रेड 3 ज्वाइन किया। मुझे कहा गया कि ये मास्टर नहीं बनने के लिए इतना पढ़ी थी क्या, मतलब छोटे बच्चों की मास्टर नहीं बनने के लिए इतना पढ़ी। और वो ताना मुझे बहुत टाइम तक हर्ट करता रहा एंड डेफिनेटली मुझे पता था मुझे क्या करना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। अगर भर्ती ही नहीं आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैं कैसे बन जाऊंगी असिस्टेंट। एक अटेम्प्ट के बाद अगर 10 साल का गैप है तो मुझे वो इंतजार करना पड़ेगा। बट वो इंतजार जो था वो बहुत धैर्य के साथ कि नहीं, मुझे मेरे लेवल पे मेरा सब्जेक्ट सुधारते जाना है, उस लिहाज से किया। पेन उठाओ और जो पन्ना है ना आपके पास, लिख डालो उस पे वो वजह जिसकी वजह से आप यहाँ हो, मुझे सुन रहे हो, मैम को सुन रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे या जहाँ भी आप सुन रहे हो। भाई वजह तो जाहिर सी बात है आपको खुद को पहचाननी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी। बिना वजह कुछ भी नहीं। बौद्धिज्म भी कहता है ना, कारण कार्य संबंध है। हर चीज, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। अपना कारण खोजो, वही वास्तविक मोटिवेशन होगा। कोई संदीप माहेश्वरी या कोई भी तथाकथित जो मोटिवेटर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना अच्छा जॉब कर रहे हैं, पर वास्तविक मोटिवेशन तो आपकी परिस्थितियों से आता है। देखो मैम का एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। बहुत सारी बातें मैम ने खुद बताई हैं इस चीज़ का। एक बड़ी बात, जब मैं मैम से बात कर रहा था, मुझे वो चीज़ निकल के आई कि इन्होंने 2012 का, अब आप सोचिए, तैयारी करते वक्त ये खुद अपना खर्चा निकालने लग गई थी, किसी और वजह से नहीं, बस इसलिए कि सार्थक कदम के रूप में कि जब मैं पढ़ा सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। ये कर्मठता की पहचान है। इसे आप ना तो आर्थिक कमी से जोड़ें, ना आप महत्वाकांक्षा से जोड़ें। वास्तविक वजह क्या है कि ये कर्म में विश्वास करती थी, और ठीक है, वो आंतरिक मोटिवेशन इन्हें जिंदा रखता था। दूसरी चीज़, 2012 में मैम आपने पहला आरएस का एग्जाम दिया। मैंने पहला एग्जाम ही वही दिया, उससे पहले मैंने कोई कंपटीशन। अब देखो 2012 के बाद मैं आपको बताता हूँ, पहले ही अटेम्प्ट में मैम ने इंटरव्यू दिया आरएस का, तो प्रतिभाशाली तो शुरू से रहे हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो प्रतिभाशाली नहीं है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि साइकोलॉजी में हम आईक्यू की बात करते हैं। आप लोग पढ़ते हैं तो इतना तो सब जानते हैं। आईक्यू ऑब्वियसली आपकी बुद्धि की कितनी मात्रा है, नॉर्मल वे में हम इसको कहते हैं, आप कितने एनालिटिकल हैं, कितने समझदार हैं। और मैंने टेस्ट किया हुआ है, मैं क्लास में बोलती हूँ मैं बिल्कुल औसत आईक्यू वाली हूँ सर, मैं बिल्कुल भी प्रतिभाशाली नहीं हूँ। अब टेस्टेड है सर। देखो आपकी जो मार्केट में किताबें हैं वो नहीं मानेंगे, बच्चों ने जो पढ़ा है। बेटा आप बताओ, क्या मैम साधारण आईक्यू की लगती? नहीं, साधारण आईक्यू की विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क चाहिए है सर। बहुत रातें काली की है, 2-2 4-4 बजाए हैं इन किताबों के पीछे, और ये क्लासेस लेने के पीछे मेहनत बहुत लगी सर। आपकी बहुत मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, आईएएस के लिए दिल्ली था कुछ समय के लिए, तो वहाँ हमारे गुरुजी हुआ करते थे। वो उस वक्त हमें ये बता रहे थे, और अप्रूवन है, डेटा सबके सामने है, कि बड़े उच्च अधिकारी या सिविल सर्वेंट ज़्यादातर वो बनते हैं जो औसत होते हैं। बिल्कुल, ये सत्य है सर। जो औसत उनका, हाँ, ये तथ्य बिल्कुल सच है कि औसत आईक्यू वाले ज़्यादा अच्छे काम कर पाते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि जो जीनियस लोग हैं, बहुत प्रतिभा, उनमें कुछ चीज़ों के डाइवर्जन भी बहुत जल्दी होते हैं, जबकि औसत आईक्यू वाले कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क बहुत अच्छे से कर पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द। अब आप ध्यान से समझिए। अच्छा, आप लोगों को कई बार मुझसे शिकायत होती, इनको शिकायत होती थी कि सर आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बहुत बोलते हो। आपसे भी रही होगी विद्यार्थियों को। तो मैं और देसी अंदाज में आपको बताऊं, मैम ने अभी कहा कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार, सततता। सततता जो है, देखो 2012 में इन्होंने पहले प्रयास में इंटरव्यू दिया, फिर 13 का
13 में पैटर्न बदला और 18 का इन्होंने मेंस मेंस। लिखा, दोनों लिखा। इसके बाद इसी दरमियान ध्यान दें 2017 में मैम की शादी भी हो गई थी। अब आप अपनी परिस्थितियों को रिलेट करना, 12 से यात्रा चल रही है, बहुत अच्छी सुरक्षित आर्थिक स्थिति में नहीं है, प्लस में एक और जिम्मेदारी कंधों पर आन पड़ी। मेरी वो यहाँ पे बहनें, बेटियाँ या विद्यार्थी इस बात को समझना कि आप सोचते हैं आपके पास एक्सक्यूजेज है कि शादी हो गई सर, बहुत सारे दायित्व आते हैं, मैम पे भी ये दायित्व आए। 17 के बाद 18 में भर्ती आती है रीट की, रीट जिसे आप 3rd ग्रेड कहते हैं। मैम ने वहाँ अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लिया साइंस से, और उसी 18 में 1st ग्रेड का आया, और 1st ग्रेड में सोशियोलॉजी से, ध्यान से सुनना, जिन मैम को आप आज साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की एक विख्यात लेखिका और विख्यात स्कॉलर के रूप में जानते हैं, अध्यापिका के रूप में जानते हैं, वो वहाँ समाज शास्त्र से 1st ग्रेड में 6ठी रैंक से सेलेक्ट होती हैं। ये किससे सफल हुआ? कंसिस्टेंसी, लगातार, अपना लगातार चलते रहो। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, वो वाली बात यहाँ पे। अब मैम यहाँ मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, देखो आप भी साथी यहाँ पे ध्यान दें। मैम ने इंटरव्यू दिया फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो 2016 में आई थिंक भर्ती हुई थी, 14 वाली भर्ती थी, 16 में कंडक्ट हुआ था वो। उसमें हमारे ज़्यादातर साथी 18 में ज्वाइनिंग दी गई है उनको। तो उसमें भी इंटरव्यू देती हैं, और फाइनली इनकी यात्रा 2023 में मैम का 3rd रैंक के साथ आज असिस्टेंट प्रोफेसर बनके आपके हमारे साथ के यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखो एक बड़ी मजेदार चीज देखिए, 12 से लेके 23 तक लगातार 10 साल एक ऐसी लड़की की बात मैं आपसे कर रहा हूं जिसके पास ना तो कोई सुरक्षित आर्थिक परिस्थिति थी, ना ही सुरक्षित सामाजिक ढांचा था। ये ऐसी समाज से आती हैं जिस समाज में बिजनेस को बहुत महत्व दिया जाता है, पढ़ाई का ना तो मोटिवेशन कहीं से मिलता है। मैम सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ध्यान से समझना। यहाँ बच के निकलने के लिए ढेर सारे एक्सक्यूजेस थे इनके पास। शादी हो गई, ये वहाँ पे सरेंडर कर सकती थी, मैम ने नहीं किया। उससे पहले ये ऐसी कम्युनिटी से हैं कि बिजनेस धंधे में लग सकते थे, वहाँ भी नहीं किया। हर जगह एक जुझारूपन और 10 साल की मेहनत अंततः सफल हुई। तो मैम इस पूरी यात्रा में आपने तो ये साबित कर दिया कि सततता का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन कई बार धरातलीय सच ये है कि ऐसा करना तो हर बच्चा चाहता है, पर फिर भी वो बहुत सारी चीज़ों से डाइवर्ट हो जाता है। बहुत सारे कारक हो सकते हैं, तो उसके लिए आप बच्चों को क्या सलाह देंगे जो आपको फ़ायदा दिया जिस बात ने? सर मैं ये कहूँगी कि लक्ष्य अगर आपके दिमाग में है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे दोस्तों से बात करना बंद कर चुकी थी। इन 10 साल में मैंने कोई घूमा फिरी नहीं करी, कोई शादी अटेंड नहीं करी, कोई दोस्तों से। आपको बस टाइम बाउंड होना है, समय निर्धारित कर देना है कि हाँ, मैं नहीं कहती कि 100% आप फ़ोन को हाथ नहीं लगाओगे और आप पूरा दिन निकाल लोगे। 24 घंटे में आप, ऐसा कोई बच्चा आज के समय में अगर करता है तो वो संभव नहीं। देवता है। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। प्रैक्टिकली ऐसा कोई बच्चा है। तो आप टाइम बाउंड हो जाओ ना कि हाँ, आधे घंटा मैं फ़न करूँगा। ठीक है? दिन का आधा घंटा में अपना टाइम पास करो ना, टाइम पास कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो टाइम पास ऐसा नहीं होना चाहिए आपको या आपके परिवार को हार्म करे, आपकी प्रेस्टीज को हार्म करे। ठीक है? टाइम पास का मतलब ये है, ठीक है, आपने 2-4 रील देख लिए, ठीक है, आप हँसे, कॉमेडी थी, आपको थोड़ा-सा उसने रिफ्रेश किया। आप अपना समय निर्धारित कर लें हर चीज़ का कि वीक में इतना टाइम मुझे इस कंटेंट को देना है, इतनी देर मुझे मज़ा करना है, कोई गेम खेलना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, हर चीज़ का सॉरी समय फॉर निर्धारित डिस्टर्ब करें। यू, यस। इस बात में मुझे जो इनकी सीधी समस्या नजर आ रही, हाँ, क्योंकि मैं हाँ। कनेक्ट रहता हूँ, हुँ। इसी पर जगह आके, इसी मोड़ पे आके आप चूंकि अपने लक्ष्य के प्रति अंदर से मोटिवेटेड जी, थे। जी। और बौद्धिज्म में बच्चों एक चीज होती है, एक योगा पद्धति जिसको विपश्यना बोलते हैं। यस। विपश्यना का मतलब होता है पूर्वाग्रह मुक्त। आप साधारण रहो, कुछ भी प्री माइंड मत सोचो, इवन यहाँ तक कि आप ये भी मत सोचो कि मुझे ध्यान करना है। सरल भाषा में सरलता, बिल्कुल सर, निष्काम। तो मैम यहाँ बड़ी दिक्कत ये है कि आपको तो आपने तो कर लिया, लेकिन ये बच्चे फोन में चले गए तो ये फोन कोई अंदर घुस जाते हैं। शादी अगर आ रही है तो वो शादी जिसकी होनी है उसको टेंशन नहीं है, इनको टेंशन होती है कि 10 दिन बाद है, 20 दिन, और फिर अगले 20 दिन तक उससे निकल नहीं पाते। किसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया या किसी पड़ोसन ने देख कर मुस्कुरा भी लिया तो गए काम से। तो ऐसी परिस्थिति में एकाग्र कैसे रहा जाए? सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे मैं कहूँ, यानी बहुत प्रैक्टिकली हम देखें, सबसे बड़ी बात ना, इस पूरी आपकी जो जर्नी है ना,
जो भी आपने डिसाइड किया है, जो कंपटीशन का, जो भी नौकरी पाने का आपने सपना देखा है, आपको बहुत चीज़ों से लड़ना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा आपको लड़ना पड़ेगा अपने आप। अपने आप से। ये सच है कि अगर आपने डिसाइड किया है आधा घंटा और आप अगर 2 घंटे किसी चीज़ को कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, घूमने चले गए हैं, तो आप अपने पहले स्टेप में पीछे हो गए पीछे दूसरों हो गए, से। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। वो बच्चा जिसने अपना निर्धारण किया था वो 10% इधर-उधर जा सकता है आपका टाइम टेबल। मैं ये नहीं कह रही कि सेकंड-सेकंड का आपको बिल्कुल ऐसा टू द पॉइंट निकल के जाना है। लेकिन ये तय करना सबसे पहले ज़रूरी है कि नहीं, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या? आपको लिख लेनी है प्रायोरिटीज़ को। मैं अक्सर देखो होता क्या है कि क्योंकि मैं बहुत सारी एक समय पे बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, कहते हैं ना मल्टीटास्किंग। मैं बुक्स लिख रही थी, क्लासेस दे रही थी, मैं नौकरी कर रही थी, तैयारी भी कर रही थी, मैं बच्चा भी पाल रही थी। ये सारे काम मैं एक साथ कर रही थी। कैसे किए मैंने? हाँ, क्लियर है। आई यूज्ड टू राइट डाउन, कल का मेरा दिन में ये चीज़ें मुझे करनी हैं, अच्छा, मेरा बकायदा। मेरा ये जो सवाल है और क्लियर कर देता हूँ कि हर काम करने योग्य है, लगभग जो हमसे जुड़ा है, तो उनमें संतुलन के लिए आपने कहा कि अनुशासित और प्राथमिकता से करो। प्राथमिकता। लेकिन अभी बीच में एक चीज़ आई और आप सबकी ज़रूरत भी है कि आप, मुझे ऐसा लगता है, आप ये भी जानना चाहेंगे कि ठीक है, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? ज़ाहिर सी बात है, आप भी वो साधारण पंक्ति के व्यक्ति हो और अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि मैम, आप रीट 3rd ग्रेड से लेके प्रोफेसर बनी और हमारे लिए तो 1st ग्रेड और रीट में आने वाली साइकोलॉजी जो है वही मुसीबत बनी पड़ी है। तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न भी आ रहा होगा, लेकिन अभी मुझे क्या है, समय अनुमति नहीं दे रहा है और मैम के पास समय बहुत कम है। लेकिन साथियों, एक चीज़ ध्यान से समझिए, अंतिम सवाल मैं मैम से करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ठीक जस्ट इससे अगला जो वीडियो होगा इसी कड़ी में, उस वीडियो में कंप्लीट आपकी जो कैसे साइकोलॉजी को तैयार किया जाए, मनोविज्ञान से कैसे निपटा जाए, परीक्षा में 100% स्कोर करने लायक ये सब्जेक्ट है, कैसे आप 100% कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि मैम से बढ़िया कोई बता पाएगा। मैम से विस्तार से इन पे बातें करूंगा, तो जस्ट अगला वीडियो जो है वो जरूर देखना, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अब मैम, मैं आपसे मेरा अंतिम सवाल यही पूछूंगा कि आप मानती हैं कि दूर दराज रेगिस्तानी ग्रामीण इलाके से आया हुआ ये एक गरीब की मजदूरी करते हुए का बच्चा क्या इस आने वाली 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर में लग सकता है? तो क्या मूल मंत्र आप उन्हें देना चाहिए? सर, मैं बिल्कुल मानती हूँ। मूल मंत्र यही है कि सबसे पहले आपको खुद को इस बारे में पॉजिटिव होना है कि हाँ, मैं कर सकता। फर्स्ट थिंग्स, जो सबसे पहली चीज़, अगर आपके दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, तो वो आपको वापस पीछे ले जाएगा, आपको अपने लक्ष्य से दूर कर देगा। सबसे पहली चीज़ जो आपके थॉट्स में चेंज होगा, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, वो ये कि हाँ, कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकता है, मैम कर सकती हैं, और कितनी सारी ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे उदाहरण जो बहुत कठिन परिस्थितियों से निकल के आए हैं, वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती? वही शरीर मुझे भगवान ने दिया है, मेरे पास भी दिमाग है जिसका मैं अच्छे से उपयोग ले सकता हूँ। और फिर वही बात कि सही तरीके से अगर आप करना चाहें, स्ट्रैटेजी का फिर हम नाम ले लेते हैं जब भी कंपटीशन की बात आती है, तो आप कोई भी काम प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना करके यदि करेंगे और मन में एक सकारात्मकता ला करके करेंगे कि नहीं, मुझे करना ही है, मैं करके ही दिखाऊंगा, बात प्रॉपर तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रेटेजी की बात है तो मैं ज़रूर मैम से अभी पूछूंगा अगले वीडियो में, आप ज़रूर सुनिएगा उसको। लेकिन अब मैम तो, चूंकि इनको तो हम इस बात के लिए छोड़ेंगे नहीं कि भाई पार्टी तो बनती है, पर हम चाहेंगे कि इस बार साइकोलॉजी में 100% स्कोर करके आप भी अपने अपने सगे संबंधियों को पार्टी दें। तो मैम, आपको अगले तुरंत एक गाइडेंस के लिए, और अभी आप अपनी चर्चा हो रही थी, एक बहुत महत्वपूर्ण किताब आने वाली है आपकी, उस पर भी मुझे कुछ आपसे बातें करनी है। तो मित्रों, ये वीडियो लंबा हो रहा है, दूसरे वीडियो में तुरंत मैम की एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो 1st ग्रेड आपको बनाने में फाइनल की साबित होगी। तो जुड़िए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सर।